आज हम अध्ययन करेंगे क्लास 11th व्यवसाय अध्ययन के चैप्टर 1 व्यवसाय की प्रकृति एवं उद्देश्य के भाग 6 व्यापार की विशेषताओं को जानेंगे, व्यापार के प्रकार, उसके महत्व, व्यापार के सहायक क्या क्या हैं एवं उद्योग, व्यापार एवं वाणिज्य में अंतर। पहले समझते हैं हम व्यापार का अर्थ। तो व्यापार है क्या? तो देखिए, व्यापार वाणिज्य की एक अंग है। व्यापार वस्तु के आदान प्रदान का एक सूचक है। इस प्रकार लाभ प्राप्ति के लिए किसी वस्तु का क्रय व विक्रय व्यापार की श्रेणी में ही आता है। अन्य शब्दों में वे समस्त क्रियाएं जो किसी वस्तु को विक्रेता से क्रेता तक पहुंचाने में की जाती है, वे सभी व्यापार की श्रेणी में ही आती है। व्यापार में वस्तुओं एवं सेवाओं के आदान प्रदान को भी शामिल किया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि लाभ प्राप्ति हेतु किसी वस्तु या सेवा का क्रेता एवं विक्रेताओं के मध्य आदान प्रदान क्या कहलाता है? व्यापार कहलाता है। देखिए एक बार फिर से, लाभ प्राप्त करने हेतु किसी वस्तु या सेवा का क्रेता और विक्रेता को क्या करते हैं हम? क्रेता विक्रेता के मध्य में आदान प्रदान करना ही क्या कहलाता है? व्यापार कहलाता है। तो ये हो गया हमारा क्या? व्यापार का अर्थ है ना, और व्यापार की संक्षिप्त परिभाषा। आगे समझते हैं व्यापार की विशेषताएं। तो देखिए, व्यापार की तो बहुत सारी विशेषताएं हैं, लेकिन मुख्य रूप से है दो पक्षकारों का होना। व्यापार में क्या होना है? विशेषता है दो पक्षकारों का होना अति आवश्यक है। दूसरा होता है पारस्परिक लाभ का उद्देश्य। तीसरा है मुद्रा का माध्यम। चौथा है वस्तु एवं सेवाओं का क्रय विक्रय। पांचवा इसकी अन्य बहुत सारी विशेषता हो गया, जैसे क्या क्या? वाणिज्य का अंग, क्रियाओं में निरंतरता, जोखिम एवं साहस तत्व की विद्यमानता। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि व्यापार में दो पक्षकारों का होना क्यों आवश्यक है। मतलब इसमें सबसे मुख्य विशेषता है कि व्यापार में दो पक्षकार होना आवश्यक है। व्यापार एक विनिमय कार्य है, अतएव इस हेतु दो पक्षकारों का होना अति आवश्यक है। अब दो पक्षकार में कौन कौन है? तो एक पक्षकार क्या कहलाता है? क्रेता कहलाएगा। तो दूसरा पक्षकार क्या कहलाएगा? विक्रेता। मतलब एक खरीदने वाला और दूसरा बेचने वाला। अतः इसी से स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि पक्षकार मनुष्य होते हैं, पशु पक्षी द्वारा क्रय विक्रय का कार्य नहीं हो सकता। दूसरा देखते हैं हम पारस्परिक लाभ का उद्देश्य। तो देखिए, व्यापार से दोनों पक्षकारों को लाभ होता है। किससे होता है? व्यापार से जो क्रेता पक्ष भी है और विक्रेता पक्ष भी है, दोनों को परस्पर लाभ होता है। यदि किसी एक पक्ष को लाभ ना हो तो तब दूसरा पक्षकार क्रय विक्रय के लिए तैयार नहीं होगा। तीसरा देखते हैं मुद्रा का माध्यम। तो व्यापार का माध्यम क्या होता है? मुद्रा होता है, मतलब पूंजी होता है। विक्रेता वस्तु प्रदान करता है और उसके बदले में मुद्रा प्राप्त करता है। देखिए, जो बेचने वाला है पहले तो वस्तु प्रदान करेगा और उसके बदले में उसे क्या मिलती है? पूंजी प्राप्त होती है। इस प्रकार क्रेता मुद्रा प्रदान करता है और वस्तुएं प्राप्त करता है। चौथा चलते हैं वस्तु एवं सेवाओं का क्रय विक्रय। तो देखिए, क्रय विक्रय में वस्तु या सेवाओं का होना अति आवश्यक है, क्योंकि व्यापार वस्तु एवं सेवा का होता है, किसी और चीजों का नहीं। पांचवा विशेषता में है व्यापार का बहुत सारी विशेषता बताया गया था। तो देखिए, व्यापार वाणिज्य का ये क्या है? अंग है। व्यापार केवल और केवल लाभ के उद्देश्य से ही किया जाता है। व्यापार में साहस का तत्व विद्यमान होता है, क्योंकि इसमें अनिश्चितता व जोखिम होता है। चौथा हो गया, व्यापार नियमित रूप से निरंतर होते रहता है और यह वाणिज्य का क्या है? केंद्र बिंदु है, क्योंकि सभी वाणिज्य क्रियाएं इसके चारों ओर क्या करती है? चक्कर लगाते रहती है। इस प्रकार ये सभी क्या हो गए? व्यापार की विशेषताएं। आगे समझते हैं हम व्यापार के प्रकार। इसे भी पहले मैंने आपको व्यापार के प्रकारों के बारे में बताया था, लेकिन उसका डिटेल हमने नहीं समझा था। आज हम उसका डिटेल देखते हैं। तो देखिए, व्यापार के दो प्रकार हैं मुख्यतः, क्षेत्र के अनुसार और मात्रा के अनुसार। तो क्षेत्र के अनुसार दो हो गया आपका देशी व्यापार और दूसरा विदेशी व्यापार। देशी व्यापार के अंतर्गत क्या क्या शामिल है? स्थानीय, राजकीय और राष्ट्रीय व्यापार। उसी प्रकार से विदेशी व्यापार के अंतर्गत आयात व्यापार, निर्यात व्यापार, पुनः निर्यात व्यापार, और मात्रा के अनुसार में थोक व्यापार और फुटकर व्यापार, है ना। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं देशी व्यापार। देशी व्यापार के अंतर्गत तो देशी व्यापार है क्या? तो देशी या आंतरिक व्यापार से आशय एक ही देश के विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले व्यापार से है। अर्थात देशी या आंतरिक व्यापार से आशय एक देश के विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले व्यापार से, जिसे हम क्या कहते हैं? देशी व्यापार कहते हैं ना। अब देखिए, इसकी क्या क्या शर्तें हैं? तो व्यापार का विशालतम क्षेत्र संपूर्ण देश होता है, और दूसरा होता है क्रेता विक्रेता एक ही देश के रहने वाले होते हैं। अब इसको भी तीन भाग में बांट दिया गया है देशी व्यापार को, स्थानीय व्यापार, राजकीय व्यापार और राष्ट्रीय व्यापार। तो सबसे पहले हम समझते हैं स्थानीय व्यापार। स्थानीय मतलब आप समझते ही हैं। तो स्थानीय व्यापार से आशय ऐसे व्यापार से है जो किसी स्थान विशेष तक ही सीमित होते हैं।
इस प्रकार के व्यापार में क्रेता विक्रेता प्रायः उसी स्थान के रहने वाले होते हैं और शीघ्र नष्ट होने वाले पदार्थों का ही क्या करते हैं, वो व्यापार करते हैं। जैसे क्या क्या हो गया आपका, दूध, दही, मक्खन, मिठाइयाँ, साग सब्जी, है ना, भारी एवं सस्ते पदार्थ जैसे ईंट, भूसा, घास आदि का क्या करते हैं, वो व्यापार करते हैं, जो किसके अंतर्गत आते हैं, आपके स्थानीय व्यापार के अंतर्गत आते हैं। दूसरा हो गया आपका राजकीय व्यापार, मतलब केवल स्टेट तक ही क्या होते हैं, सीमित होते हैं। तो जैसे राजकीय व्यापार से ऐसे व्यापार से है जो किसी राज्य की विशेष तक ही सीमित होता है, मतलब एक राज्य तक ही सीमित होता है। जैसे आपका उदाहरण के लिए आपकी सिटी हो गया, जैसे हम छत्तीसगढ़ में ही रहते हैं तो उसके अंतर्गत राज्य हो गया आपका, है ना, बिलासपुर, रायपुर एवं भोपाल नगरों के मध्य होने वाले व्यापार को ही हम क्या कहते हैं, राजकीय व्यापार कहा जाता है। तीसरा हो गया आपका राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, है ना। तीसरा हो गया आपका क्या, राष्ट्रीय व्यापार, जो राष्ट्र के अंतर्गत किया जाता है, अर्थात इंटरनेशनल लेवल पर। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से ऐसे व्यापार से है जो एक ही देश के सीमा के अंतर्गत संचालित होता है। देखिए स्थानीय मतलब जहां आप रहते हैं केवल उसी स्थान। दूसरा हो गया आपका राजकीय, मतलब राज्य के अंतर्गत, और तीसरा पहुंच गए हम राष्ट्र के अंतर्गत, है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से ऐसे व्यापार से है जो एक ही देश की सीमा के अंतर्गत ही संचालित होता है। जैसे उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के मध्य होने वाले व्यापार को क्या कहा जाता है, आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाएगा। अब देखते हैं हम दूसरा, इसी के अंतर्गत विदेशी व्यापार। अब विदेशी व्यापार क्या है, तो दो देशों के मध्य होने वाले व्यापार को हम क्या कहते हैं, विदेशी व्यापार कहते हैं। इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी कहा जाता है। अब इसके निम्नलिखित प्रकार है, जैसे आपका हो गया आयात व्यापार, निर्यात व्यापार और पुनः निर्यात व्यापार। तो आयात व्यापार क्या है, जब माल या वस्तुएं किसी दूसरे देश से क्रय करने के लिए मंगाई जाए। आयात का अर्थ क्या होता है, जब कोई माल या वस्तुएं किसी दूसरे देश से खरीदने के लिए मंगाई जाए तो उसे हम आयात व्यापार कहेंगे। जैसे उदाहरण के लिए भारत द्वारा इराक से क्या करना, पेट्रोल का आयात करना। दूसरा हो गया आपका निर्यात व्यापार। तो निर्यात व्यापार जब एक देश विक्रय करने के उद्देश्य से दूसरे देश को माल क्या करता है, भेजता है। निर्यात विक्रय करने के उद्देश्य से एक देश से दूसरे देश माल भेजता है, उसे हम निर्यात व्यापार कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए भारत द्वारा अमेरिका को चावल का क्या करना है, निर्यात करना है, ठीक है। अब दूसरा हो गया आपका पुनः निर्यात व्यापार। तो जब विदेशों से वस्तु या माल भारत में इस उद्देश्य से मंगाई जाए कि उन्हें भारत में उपयोग किए बिना ही विदेशों में बेचा जाए, तो उसे क्या कहते हैं, हम पुनः निर्यात व्यापार कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आपका हो गया भारत द्वारा अरब राष्ट्रों से सूखे मेवे का आयात नेपाल को पुनः निर्यात करने हेतु किया जाना। ये सब किसके अंतर्गत आ गया, आपका पुनः निर्यात व्यापार के अंतर्गत। अब दूसरा देखते हैं हम मात्रा के अनुसार। तो मात्रा के अनुसार भी दो प्रकार का हो गया आपका, थोक व्यापार और फुटकर व्यापार। तो थोक व्यापार है क्या, तो जब कोई वस्तु सीधे उत्पाद से अधिक मात्रा में क्रय की जाती है और अन्य व्यापारियों को आवश्यकता अनुसार विक्रय की जाती है, इसे हम क्या कहते हैं, थोक व्यापार कहते हैं। यह उत्पादक व उपभोक्ता के मध्य कड़ी होता है। यह किसी विशिष्ट वस्तु का ही क्या करते हैं, व्यापार करते हैं। फुटकर व्यापार होगा, जिसे हम कहते हैं चिल्लर भी बेचना, है ना। तो जब कोई वस्तु छोटी छोटी मात्रा में खरीदकर उपभोक्ता को बेचता है उसे फुटकर व्यापार कहते हैं। इसके पास विभिन्न उत्पादकों का सामान कम कम मात्रा में रहता है। यह थोक व्यापारी व उपभोक्ता के मध्य कड़ी का काम करता है। चूंकि यह उपभोक्ता से सीधे संबंध रखता है, इसलिए इससे व्यापार का विशेष महत्व है। तो हमने देखा ये थोक व्यापार और फुटकर व्यापार का महत्व। तो देखिए व्यापार का क्या महत्व है, तो किसी भी देश का आर्थिक विकास उस देश के व्यापार पर ही क्या होता है, निर्भर करता है। यदि व्यापार उन्नत दिशा में है तब वह देश आर्थिक प्रगति करेगा तथा देश के लोग संपन्न होंगे। तो व्यापार के प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं। तो पहला हो गया आपका व्यापार उपभोक्ताओं को उनकी आवश्यकता के अनुसार वस्तु एवं सेवाएं क्या कराता है, उपलब्ध कराता है। दूसरा हो गया इससे उद्योगों के विकास में सहायता मिलती है। तीसरा हो गया इसके कारण परिवहन के साधन जैसे बैंक, बीमा आदि सुविधाओं का विस्तार होता गया, जिससे आर्थिक विकास क्या हुआ है, संभव हुआ है। चौथा चलते हैं तो व्यापार से अधिक लोगों को रोजगार की प्राप्ति होती है, ठीक। और पांचवा हो गया विदेशी व्यापार के माध्यम से विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के मध्य सहयोग व शांति का वातावरण क्या होता है, निर्मित होता है। व्यापार के सहायक। तो देखिए व्यापार में विभिन्न क्रियाओं के साधनों एवं संस्थाओं से सहयोग लिया जाता है। वर्तमान व्यापार की प्रकृति को देखते हुए विभिन्न तरीकों का सहारा लेना आवश्यक हो गया है। यदि उनका सहयोग न लिया जाए तो व्यवसाय अपना
वास्तविक रूप खो देगा और उसका अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा। इसलिए इसे व्यापार का सहायक कहा जाता है। तो देखिए, व्यापार प्लस व्यापार का सहायक बराबर मिलकर क्या बनता है? वाणिज्य बनता है। तो व्यापार के सहायक के अंतर्गत क्या क्या आ गए हैं आपके? परिवहन के साधन, संचार के साधन, बैंक, बीमा, भंडार गृह, स्टॉक एवं उपज बाजार, विज्ञापन एवं विक्रय कला, ग्राहक सेवा केंद्र, अन्य सेवेष्टन, मानकीकरण बाजार, अनुसंधान एवं अभिकर्ता। तो सबसे पहले हम समझते हैं क्या? परिवहन के साधन। तो देखिए, व्यापार के साधन सहायक में परिवहन के साधन में क्या क्या है? तो देखिए, व्यापार के विस्तार एवं प्रसार में परिवहन के साधनों का महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे रेल मार्ग एवं पानी जहाज के कारण देशी एवं विदेशी व्यापार में पर्याप्त प्रगति हुई है। दूसरा आते हैं हम संचार के साधन। तो संचार के साधन क्या क्या हम सभी जानते हैं। तो व्यापार की प्रगति में संचार के साधनों का भी उतना ही महत्व है। ये व्यापारिक संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाते हैं। प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा संदेश देना कभी कभी संभव है तथा बिना संदेश के व्यापारिक क्रियाकलाप संभव नहीं है। जैसे डाकघर, तारघर, फैक्स, समुद्र तार आदि संचार के प्रमुख एवं प्रचलित साधन हैं। तीसरा देखते हैं हम बैंक। तो बैंक एक अत्यंत महत्वपूर्ण सहायक है व्यापार के, क्योंकि वस्तुओं के भुगतान, व्यापारों को ऋण प्रदान करने, मुद्रा के हस्तांतरण एवं अभिकर्ता के रूप में इसका कार्य क्या है? अति आवश्यक है एवं उल्लेखनीय है। चौथा देखते हैं हम बीमा। तो देखिए, व्यापार के सहायक में बीमा का क्या महत्व है और उसके क्या उसका उपयोग है। तो देखिए, उद्योगों के समान व्यापार भी एक जोखिम युक्त कार्य है। अग्नि एवं समुद्री तूफान आदि से क्षति होने की सदैव संभावना क्या होती है? बनी रहती है। अतः इनके द्वारा इस प्रकार के अन्य जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करने का कार्य बीमा के द्वारा किया जाता है। बीमा के कारण व्यापार में क्या होती है? वृद्धि हुई है। पांचवा देखते हैं हम भंडार गृह। तो जिस प्रकार वस्तु की मांग की प्रत्याशा में वस्तु एवं विनिर्माण कार्य किया जाता है, उसी प्रकार भविष्य की मांग को ध्यान में रखकर वस्तुओं का भंडारण किया जाता है। भंडारण का इतना महत्व है कि सरकार भविष्य के लिए खदानों को सुरक्षित भंडार रखती है। भंडार के कारण वस्तु के मूल्य में क्या होता है? स्थायित्व संभव है। छठवां देखते हैं हम शेयर एवं उपज बाजार। देखिए, शेयर बाजार जहां विभिन्न कंपनियों के अंशों का क्रय विक्रय किया जाता है तथा उपज बाजार जहां वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है का व्यापार में महत्वपूर्ण क्या है? स्थान है। सातवां देखते हैं विज्ञापन एवं विक्रय कला। तो वर्तमान युग विज्ञापन का युग है। आज का युग किसका युग है? विज्ञापन का, जिसमें अनेक प्रकार के प्रचार प्रसार किए जाते हैं। तो विज्ञापन एवं विक्रय कला के कारण वस्तुओं की मांग में क्या हुई है? बहुत ही ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है तथा मांग के नए क्षेत्र का भी क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। तो विज्ञापन आज के युग में क्या है? संजीवनी बूटी के समान है। सफलता के लिए विज्ञापन आज के युग में छोटे व बड़े व्यापारियों के लिए क्या है? अति अनिवार्य हो गया है। आठवां देखते हैं हम ग्राहक सेवा केंद्र, जिसे कॉल सेंटर भी कहा जाता है। तो ग्राहक सेवा केंद्रों का कार्य ग्राहकों को विक्रय उपरांत सेवा प्रदान करना होता है, जिसके अंतर्गत ग्राहकों को आवश्यक सूचनाएं, जानकारी उपलब्ध कराया जाना तथा उनकी शिकायतों का निराकरण करना क्या है? शामिल होता है। और अन्य में भी हो गया है आपका, जैसे क्या? सर्वेक्षण, मानकीकरण, बाजार, अनुसंधान, अभिकर्ता। तो जिसके अंतर्गत क्या क्या है? तो सर्वेक्षण का कारण माल एक स्थान से दूसरे स्थान में सुरक्षित पहुंच जाता है। दूसरा, मानकीकरण व श्रेणीकरण का व्यापार में महत्वपूर्ण स्थान है। मशीन संबंधी संपूर्ण व्यापार इसी पर क्या है? आधारित है। बाजार अनुसंधान के कारण निर्मित वस्तु के रूप, आकार, संवेष्टन आदि में निरंतर परिवर्तन हो गया है, जिसे मांगों में वृद्धि हुई है और बाजार अनुसंधान का क्षेत्र क्या हो गया है? विस्तृत है। अब चौथा देखते हैं बाजार में वृद्धि में विभिन्न प्रकार के अभिकर्ताओं का प्रमुख स्थान है। जैसे विदेशी व्यापार इन्हीं पर क्या है? निर्भर है। व्यापार, उद्योग एवं वाणिज्य में अंतर। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं अंतर का आधार। तो अर्थ, तो व्यापार का अर्थ आप सभी समझते ही हैं। कम मूल्य पर वस्तुएं खरीदना तथा लाभ लेकर बेच देना क्या कहलाता है? व्यापार कहलाता है। उद्योग का अर्थ क्या हो गया? उपयोगिता का सृजन करना या वस्तुओं का निर्माण करना उद्योग है। और वाणिज्य का अर्थ क्या हो गया? उत्पादन से वस्तु प्राप्त कर उपभोक्ता को विक्रय द्वारा पहुंचाना क्या हो गया है? आपका वाणिज्य हो गया है ना। उसी प्रकार से क्षेत्र, तो व्यापार का क्षेत्र क्या है? व्यापार का क्षेत्र सीमित है। उद्योग का
कम विस्तृत क्षेत्र में सीमित है, और वाणिज्य का क्या है तो अधिक विस्तृत है। उसी प्रकार से व्यापार में पारस्परिक निर्भरता, तो व्यापार वाणिज्य उद्योग का हृदय है। व्यापार के बिना वाणिज्य के सहायक कार्य क्या है, व्यर्थ है। और उद्योग का पारस्परिक निर्भरता, तो वाणिज्य की प्रगति पर उद्योग क्या है, निर्भर है, और उद्योग की प्रगति पर इसकी निर्भरता है। जन्म, तो देखिए व्यापार का जन्म कैसे हुआ, तो व्यापार का जन्म वस्तु विनिमय से हुआ है। आज हम मुद्रा द्वारा क्रय विक्रय करते हैं, तो उद्योग का जन्म, उद्योग विकास 18वीं सदी में हुआ था। और वाणिज्य का जन्म, तो व्यापार के विकास के पश्चात वाणिज्य का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। देखिए अब व्यापार में पूंजी, तो कम पूंजी की आवश्यकता होती है। व्यापार में कितनी पूंजी की आवश्यकता होती है, कम पूंजी की, और उद्योग में अपेक्षाकृत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, और वाणिज्य में कम पूंजी की आवश्यकता होती है। ठीक है। उसी प्रकार से जोखिम, तो व्यापार में जोखिम कम होता है और उद्योग में जोखिम बहुत ही अधिक होती है, और वाणिज्य में जोखिम कम होती है। तीनों में अंतर ये हो गया। अब देखते हैं हम उद्देश्य, तो व्यापार का उद्देश्य क्या हो गया, तो व्यापार का उद्देश्य केवल और केवल धन कमाना होता है। उसी प्रकार से उद्योग का उद्देश्य हो गया, इसका उद्देश्य उपयोगिता तथा सृजन एवं वस्तु निर्माण करना होता है। और वाणिज्य का उद्देश्य, तो इसका उद्देश्य कम व्यय पर वस्तुओं का क्या करना है, वितरण करना है। उसी प्रकार से व्यापार में सरकारी हस्तक्षेप होता है कि नहीं, तो देखिए व्यापार में सरकारी हस्तक्षेप कम होता है, उद्योग में सरकारी हस्तक्षेप अधिक होता है, और वाणिज्य में इसमें हस्तक्षेप अधिक होता है। ठीक। अब देखिए व्यापार का संबंध, तो वाणिज्य का अंग है, व्यवसाय का अंग है, और व्यवसाय का अंग है। उपयोगिता का सृजन, तो व्यापार में अधिकार परिवर्तन द्वारा उपयोगिता का सृजन किया जाता है। अधिकार, समय एवं स्थान परिवर्तनों द्वारा उपयोगिता का सृजन किया जाता है। सभी प्रकार से उपयोगिता का सृजन, लेकिन कम रूप में परिवर्तन द्वारा उपयोगिता का सृजन किया जाता है। उसी प्रकार से प्रादुर्भाव, तो व्यापार का प्रादुर्भाव वस्तु विनिमय प्रणाली से प्रारंभ हुआ, और उद्योग, तो व्यापार एवं उद्योग के कारण प्रादुर्भाव हुआ है इसका। वाणिज्य का प्रादुर्भाव, तो इसका वर्तमान उद्योगों का विकास 18वीं सदी में से ही प्रारंभ हुआ।